हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में उच्च न्यायालय के संरचना में कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कोलेजियम व्यवस्था क्या होता है, इन सब बातों के बारे में उन्होंने क्या किया था, विशेष चर्चा किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वह है उच्च न्यायालय की शक्ति। अब उच्च न्यायालय की शक्ति, क्योंकि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण न्यायालय है किसी भी राज्य में, और उसको किसी विशेष प्रकार की क्या दी गई है, शक्ति गई है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में है। क्योंकि हमने अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक के बारे में बताया था आपको कि सिर्फ उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया, इसका गठन, इसकी संरचना, इसकी शक्तियां, इन सब बातों के बारे में क्या था, विशेष रूप से बताई गई है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है उसमें पहले नंबर पे है अभिलेख न्यायालय। कि जो हमारा उच्च न्यायालय होता है वो क्या है, अभिलेख न्यायालय है। दूसरे नंबर पे जो है वह है रीट अधिकार। रीट मतलब होता है याचिका। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद है जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट हो या सबसे बड़ी न्यायालय जो होती है सुप्रीम कोर्ट, उसमें याचिका दायर करते हैं, उसी को कहते हैं रीट का अधिकार आपको दिया गया है। तीसरे नंबर पे है मूल अधिकार क्षेत्र। मतलब कोई माहौल या कह सकते हैं कोई भी मामला सीधे कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय के पटल पर जाएगा। कोई भी मामला हो या कोई भी माहौल ऐसा जो गठित हुआ है किसी भी क्षेत्र में, कोई ऐसा झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी विवाद है, तो कुछ ऐसे विवाद होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सीधे कहाँ जाते हैं, हाईकोर्ट के पटल पर जाते हैं। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि हाईकोर्ट को यह पावर दिया गया है कि वो अपने किसी भी फैसले को क्या कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है, और अपने पुराने दिए गए फैसलों को क्या कर सकता है, पलट सकता है। ये हाईकोर्ट के पास क्या है, जुरिडिक्शन है, न्यायिक क्षेत्र है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन करना। और अपने दिए गए फैसले का क्या कर सकता है, वो पुनः विचार भी कर सकता है। ये हाईकोर्ट को क्या दिया गया है, पावर दिया गया है। सबसे अंतिम नंबर पे अपीली न्यायालय। अपील का मतलब क्या होता है, अपील की शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अपील का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि निचली अदालत के द्वारा दिए गए फैसले को आप ऊपरी अदालत में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। जब निचली दिए गए अदालत को मतलब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को आप अपर के न्यायालय में, ऊपर के न्यायालय में यदि आप अपील करते हैं, ऊपर के न्यायालय में यदि आप चैलेंज करते हैं, तो उसी को क्या कहता है, अपील कहा जाता है। और हाईकोर्ट कैसा न्यायालय होता है, अपीली न्यायालय होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के द्वारा, जिला व सत्र न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को आप चैलेंज कहाँ करते हैं, वो कहाँ किया जाता है, उच्च न्यायालय में। ये उच्च न्यायालय की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिनको हम हेडिंग के माध्यम से क्या किए हैं, समझे। पहले नंबर पे अभिलेख न्यायालय, दूसरे नंबर पे रीट अधिकार, तीसरे नंबर पे मूल अधिकार क्षेत्र, चौथे नंबर पे न्यायिक पुनर्विलोकन, पांचवें नंबर पे क्या है, अपीली न्यायालय। अगला जो प्रोविजन है वो है अनुच्छेद 215, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अब एक एक अनुच्छेद को और एक एक टॉपिक को हम लोग समझते हुए चलते हैं। पहले नंबर पे दिया था अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसलिए है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो आपका हाईकोर्ट है, जो आपका उच्च न्यायालय है, वो एक क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये पहला प्रोविजन बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उच्च न्यायालय की अवमानना, यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय की अवमानना करता है तो उच्च न्यायालय को यह प्राधिकार दिया गया है कि उस व्यक्ति को या उस संस्था को हाईकोर्ट क्या कर सकती है, दंड दे सकती है, दंडित कर सकती है। मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 215 है, दो महत्वपूर्ण बातों को बताता है। पहले नंबर पर यह बताता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। साथ ही साथ यह भी बताता है कि उच्च न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत क्या की गई है, बताई गई है। अब ये अवमानना होती क्या है, या अवमानना की बात की जाए, अवमानना तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा हाईकोर्ट की बातों की अवहेलना की जाती है, हाईकोर्ट के फैसले की अवहेलना की जाती है, तो यह मान लिया गया कि उस व्यक्ति या उस संस्था ने हाईकोर्ट का क्या किया है, अवमानना किया है। और जब भी कोई व्यक्ति या कोई संस्था हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय की अवमानना करता है तो उच्च न्यायालय को यह प्राधिकार दिया गया है, उस व्यक्ति को वो क्या कर सकता है, कारावास और साथ ही साथ जुर्माने से क्या कर सकता है, दंडित कर सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में बताया गया है। ये तो था आपका अवमानना। अगला है अभिलेख न्यायालय, क्योंकि
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 यही बताता है कि आपका जो हाईकोर्ट है वह एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। परीक्षा में बहुत बार प्रश्न बनता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? वह अनुच्छेद का नाम क्या? अनुच्छेद 215। अब क्या कहता है अभिलेख न्यायालय? अभिलेख न्यायालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब यह हुआ कि इस न्यायालय के द्वारा दिए गए सभी फैसलों को या सभी न्याय निर्णय को क्या किया जाएगा? संजो के रखा जाएगा। और ये क्या होगा? उसके अधीनस्थ न्यायालयों पे, जो उस हाईकोर्ट का जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, उसकी जो भी निचली अदालत है, उसमें क्या होगा? कानून की तरह मान्य होगा। पहला प्रावधान क्या कहता है अनुच्छेद 215 का? कि उच्च न्यायालय की अवमानना। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय की अवमानना करता है तो उच्च न्यायालय को यह प्राधिकार दिया गया है कि उस व्यक्ति को कारावास तथा जुर्माने से क्या कर सकता है? वो दंडित कर सकता है। दूसरा जो इस अनुच्छेद 215 में यह प्रावधान बताया गया है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है उसके दिए गए सभी न्याय निर्णय को, उसके सभी दिए गए फैसले को सजो के रखा जाएगा और जो उसके अधीनस्थ न्यायालय पे क्या होगा? कानून की तरह मान्य होगा। ये दोनों बातें परीक्षाओं में क्या की जाती हैं? पूछी जाती हैं। अगला जो अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय की शक्ति है वो है अनुच्छेद 226। अब अनुच्छेद 226 है क्या? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान यह बताता है कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट बताए गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। और जब कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हर व्यक्ति को दो जगह जाने का क्या है? प्राधिकार है। पहले जगह उस संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और दूसरी संस्था का नाम है हाई कोर्ट उस अनुच्छेद 226 के तहत। मतलब किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उस व्यक्ति को दो जगह जाने का प्राधिकार दिया गया है। एक है आपका सुप्रीम कोर्ट, वो अनुच्छेद 32 के तहत जाया जाता है। एक है आपका उच्च न्यायालय, जिसको हमें अनुच्छेद 226 के तहत जाया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उस मौलिक अधिकार के हनन के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें 5 प्रकार की याचिका दी गई है। पहले नंबर पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे नंबर पे है परमादेश, तीसरे नंबर पे है प्रतिषेध, चौथे नंबर पे अधिकार परीक्षा और 5वें नंबर पे क्या है? उत्प्रेक्षण। मतलब यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो 5 प्रकार की याचिका दायर की जाती है। 5 प्रकार की याचिका दायर की जाती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। कहां पे? माननीय उच्च न्यायालय में। और उस 5 याचिकाओं का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। और 5 जो याचिका है उनका शाब्दिक अर्थ होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना, शरीर को प्रस्तुत करना। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अधिकार परीक्षा का मतलब है अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कोई कार्य करना, अधिकार क्षेत्र से परे जाकर या इतर जाकर कोई कार्य करना। और उत्प्रेक्षण का मतलब होता है रोकना न्याय निर्णय से पहले। 5 प्रकार की याचिका है और इन 5 प्रकार की याचिका यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार की याचिकाओं में से किसी भी याचिका का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? अपने मौलिक अधिकार का यदि आपका हनन हुआ है तो आप हाईकोर्ट में क्या कर सकते हैं? न्याय की गुहार लगा सकते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में क्या किया गया? बताया गया है। फिर मिलते हैं हम आगे, जितने भी शक्तियां बची हैं उनके लिए। जय हिंद।